संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 9 और 10 में जो बच्चे हैं, कहाँ ICSE के जो बच्चे हैं, उनके लिए अपना अपना भाग्य लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। कुछ बच्चों ने कहा कि अपना अपना भाग्य चैप्टर भी लेकर के आइए। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में अपना अपना भाग्य चैप्टर, उसके राइटर से संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हो गया हूँ। तो बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लाग लपेट के बस इतना कहूँगा कि वीडियो अगर आप देखने आए हैं तो एक लाइक करके वीडियो को देखना आरंभ करें और आदि से अंत तक देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिएगा और प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम बात करेंगे रचनाकार के सामान्य परिचय के बारे में। हम लोग चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं लेखक जैनेंद्र कुमार की, जिन्होंने अपना अपना भाग्य चैप्टर लिखा है। भाग्य कहानी लिखिए, कहानी है चैप्टर के रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अपना अपना भाग्य बहुत ही अच्छी कहानी। जैनेंद्र कुमार उपन्यास और कहानी के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। हालांकि निबंध भी कुछ कम नहीं है, फिर भी इन्हें अधिकतर कहानीकार के रूप में ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो हम लोग बात करेंगे इनके सामान्य परिचय के बारे में कि लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म की बात करें तो ये 2 जनवरी 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। इनके पिता, तो इनका जो बचपन का नाम था, इनके घर वालों जो इनका नाम रखा हुआ था, इनके माता पिता ने इनका जो नाम रखा था वो नाम था आनंदी लाल। लेकिन हुआ ये कि अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि इन्होंने जो मुख्य रूप से समाज को दिया है वो क्या दिया है? उपन्यास। तो उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में ही ये जाने जाते हैं, है ना? एक अच्छे विचारक के रूप में, साहित्य के विचारक के रूप में इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। जन्म जब इनका हुआ था तो इनके जन्म के 2 साल बाद ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी माता और इनके मामा जी ने किया था। इनके मामा जी जो थे, उन्होंने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की हुई थी। वहीं जैनेंद्र कुमार की प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। शिक्षा दीक्षा का काम कहाँ हुआ? मामा के यहाँ। कहाँ? हस्तिनापुर में, जो उनका गुरुकुल था। इनका जो नाम था वही नामकरण भी किया गया और इनका नाम रख दिया गया वहाँ पर गुरुकुल में। नाम इनका रखा गया कि इनको अब कहा जाएगा जैनेंद्र, जबकि इनके घर का नाम आनंदीलाल हुआ करता था। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी की के लिए पंजाब आ गए, है ना। जैनेंद्र ने तैयारी के लिए बिजनौर चले गए थे और बिजनौर में ही बात करें तो 1919 ईस्वी में ये परीक्षा बिजनौर से नहीं दी। पढ़ने के लिए तो बिजनौर चले गए, लेकिन परीक्षा देने के लिए कहाँ गए? पंजाब। और वहाँ से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। जैनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई और 1921 ईस्वी में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी थी। काहे छोड़ दी थी? इसलिए क्योंकि वे कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए निकल पड़े थे और दिल्ली आ गए थे। कुछ समय तक वो यहीं रहे और यहाँ लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल में पॉलिटिक्स विभाग में भी रहे, परंतु बाद में उसको उन्होंने छोड़ दिया। 1921 ईस्वी से 23 ईस्वी के बीच में जैनेंद्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार भी शुरू किया था। सफलता भी मिली, लेकिन 1923 ईस्वी में वे नागपुर चले आए उस व्यापार को छोड़ करके और राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में काम करने लगे। आगे थोड़ा सा और जानेंगे इनके बारे में कि उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि ये असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के बाद ये छूट भी गए। तो कहाँ है? दिल्ली लौट आए और इन्होंने फिर से व्यापार करना शुरू किया, लेकिन नहीं चला तो व्यापार से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और फिर क्या है, अपनी जीविका की खोज में निकल गए, कलकत्ता चले गए। लेकिन वहां भी इनको निराश होकर ही लौटना पड़ा। कलकत्ता में भी व्यापार नहीं चल पाया, पैसा रुपया नहीं कमा पाए, तो घर लौट आते हैं और फिर से स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू कर देते हैं, रचनाएं लिखने लगते हैं।
अब हुआ ये कि 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। रचनाओं की बात करेंगे तो परख रचना इनकी सबसे पहला उपन्यास है 1929 ईस्वी में लिखा गया। सुनीता 1935 में, त्यागपत्र 1937 ईस्वी में, कल्याणी 1939 ईस्वी में, विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956 ईस्वी में। एक और अब बात करेंगे इनके कहानी संग्रह की, तो जो कहानी संग्रह है, फांसी कहानी संग्रह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वातायन 1930 ईस्वी में। नीलम देश की राजकन्या 1933 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जयसंधि 1949। जैनेन्द्र की कहानियां नाम से 7 भाग में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें इनकी अन्य कहानियां शामिल हैं। निबंध संग्रह की बात करें तो प्रस्तुत प्रश्न 1936 ईस्वी में, जड़ की बात 1945 ईस्वी में, पूर्वोदय 1951 ईस्वी में, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 ईस्वी में, मंथन 1953 ईस्वी में, सोच विराज विचार 1953 ईस्वी में, काम प्रेम और परिवार 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये और वे 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इतस्ततः नामक एक निबंध है जो कि 1963 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। समय और हम 1964 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। परिप्रेक्ष्य 1977 ईस्वी में। साहित्य और संस्कृति, ये जो साहित्य और संस्कृति नाम की रचना है, ये साहित्य और संस्कृत संबंधी निबंधों का एक संग्रह है जिसे ललित शुक्ल जी ने संपादित करके प्रकाशित किया था। कब? ये प्रकाशित हुआ था 1979 ईस्वी में। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया रचनाकार के सामान्य परिचय के रूप में। अब हम लोग अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश जानेंगे, उससे संबंधित और भी क्वेश्चंस जानेंगे, पाठ से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं ये पढ़ेंगे, और साथ ही देखेंगे कि आपकी वर्कबुक में जो सवाल आए हैं उनको कैसे हम लोग और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कुछ बच्चों ने काम किया है, कुछ बच्चों ने वर्कबुक पे काम नहीं किया है, तो वो भी इस बात को समझेंगे। करते चलेंगे आगे, देखते चलेंगे। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसका सारांश हम लोग देखेंगे कि अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है। कहानी नैनीताल की भयंकर सर्दी से प्रारंभ होती है जहां पर एक 10-11 साल का बच्चा भूख और ठंड से मर जाता है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से यह बताया है कि समाज में अमीर वर्ग गरीब वंचितों की सहायता नहीं करता है। अमीर लोग गरीबों की अनदेखी कर देते हैं, उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आते हैं, उनकी संवेदनाएं भावनाएं मर चुकी होती हैं, और जब गरीब आदमी गरीबी से लड़ता हुआ मर जाता है तो वे अपना अपना भाग्य कहकर स्वयं को सांत्वना देते हैं। प्रस्तुत कहानी में भी एक गरीब ठंड व सर्दी के कारण ठिठुर कर केवल इसलिए मर जाता है क्योंकि किसी अमीर वर्ग ने उसके प्रति संवेदना नहीं दिखाई, उसकी सहायता नहीं की। इसी संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया है। एक गरीब बच्चा भूख और ठंड से दम तोड़ देता है और हम उसे अपना अपना भाग्य मान लेते हैं। इसी प्रकार सामाजिक विषमता तथा अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई को कहानी में दिखाया गया है। कहानी दुखांत है जो कि पाठकों को सामाजिक परिस्थिति पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। कहानी के उद्देश्य की बात करते हैं तो अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई एक सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाली कहानी है। इसमें सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य रहा है। 10 वर्षीय बालक भूख और गरीबी का शिकार होकर अपने घर से भागता है और अंत में समाज के शोषण का शिकार होकर मारा जाता है। लेखक ने इस कहानी में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी अपनी सामाजिक पहचान नहीं होगी वह यूं ही शोषित होकर अपनी पहचान के अभाव में कहीं कोई अच्छी नौकरी न पाएगा और अंत में मार दिया जाएगा। लेखक ने सामाजिक असमानता के प्रति तथाकथित बुद्धिजीवियों की उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं असमर्थता की मनोवृत्ति पर तीखा व्यंग्य किया है। लेखक और उसका मित्र असहाय और बेबस बालक के प्रति अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, लेकिन जब उसकी मदद करने का समय आता है
तब वे अपनी हृदयहीनता और अमानवीयता का परिचय देते हैं। वे बालक की सहायता गर्म कपड़े, खाना पैसे देकर, नौकरी की व्यवस्था करके कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बालक की इस स्थिति को उसके भाग्य पर छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। तो ये चीज़ दिखाना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य था कि लोग किस तरीके से किसी को देख तो लेंगे लेकिन उसकी सहायता करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। कहानी के शीर्षक की सार्थकता की बात करते हैं, अपना अपना भाग्य, कहाँ तक ये नाम ज़्यादा उचित है कहानी का, तो आप देखेंगे लिखा हुआ है, कहा गया है कि प्रस्तुत कहानी अपना अपना भाग्य एक गरीब लड़के के ऊपर केंद्रित है जो अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर है। सहायता न मिलने पर अपनी जान गंवा बैठता है। इस कहानी में लेखक जैनेन्द्र जी ने अमीरों के द्वारा गरीबों और उपेक्षितों के प्रति निर्दय व्यवहार को दर्शाया है। समाज के अमीर लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन किसी की उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते हैं। गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर तथा उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपने कर्तव्य को पूरा मान लेते हैं, अपने सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। अमीर वर्ग के मन में गरीब वर्ग के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। अतः अपना अपना भाग्य शीर्षक लेखक ने व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया है, जो कि कथा के अनुसार बिल्कुल उचित बैठता है। अब बात करेंगे इस पाठ से रिलेटेड सवाल कौन कौन से बन सकते हैं। परीक्षा के दृष्टि से मैंने कोशिश की है कि सारे सवाल आपके सामने उपस्थित कर दूं। लगभग में जो सवाल बन सकते थे उन पर मैंने टिप्पणी की है। लेखक ने अपने मित्र से क्या कहा? तो लेखक और उसका मित्र सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठे हुए थे। लेखक को वहां चुपचाप अच्छा नहीं लग रहा था, अतः उसने अपने मित्र को वापस चलने के लिए कहा। अगला सवाल है, लेखक ने जिस लड़के को देखा वह कैसा था? लेखक ने जिस लड़के को देखा वह 3 गज की दूरी पर आ रहा था। सर के बड़े बड़े बेतरतीब उलझे हुए बालों को वह खुजला रहा था। उसके पैरों में जूते चप्पल कुछ भी नहीं थे। नंगे पैर, सिर्फ एक मैली सी कमीज पहने हुए था। देखने में उसकी आंखें बड़ी थी, रंग साफ लग रहा था लेकिन मैल के कारण काला पड़ गया था। ये थोड़ा इसमें ऐड ऑन कर देना। लड़के के अपने गांव से भाग आने का क्या कारण था? तो लड़का बहुत गरीब था। घर पर कई भाई बहन थे। वहाँ काम का अभाव था। माता पिता भूखों रहते थे। अपनी गरीबी से परेशान काम धंधे के लिए वह घर से भाग आया था। वकील साहब ने बच्चे को क्यों नहीं रखा? वकील साहब ने बच्चे को नौकरी पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनका मानना था कि किसी अनजान आदमी को नौकर नहीं बनाया जा सकता। अगर कल को वह चोरी करके भाग जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यानी कि उन्हें उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। दूसरे दिन मोटर पर बैठते ही लेखक को क्या समाचार मिला? दूसरे दिन मोटर पर बैठते ही लेखक को समाचार मिला कि पिछली रात को एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरता हुआ मर गया। लोगों ने लेखक को लड़के की मौत के बारे में क्या बताया? तो लोगों से लेखक को यह समाचार मिला कि उस लड़के की मौत कल रात सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठंड से सिकुड़ जाने की वजह से हुई। अपना अपना भाग्य कहकर क्या अर्थ है? अपना अपना भाग्य कहने का अर्थ है कि बालक के भाग्य में इन्हीं परिस्थितियों में से इस प्रकार की मृत्यु ही लिखी थी। यदि उसके भाग्य में सुख लिखा होता तो उसका जीवन अच्छा होता और ऐसे जीवन को नहीं देखना पड़ता। उसका जीवन अच्छा होता और इस तरह रात को ठिठुरता हुआ मौत मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। अगला सवाल, अपना अपना भाग्य कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो अपना अपना भाग्य कहानी श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से गरीब लड़के का चित्रण किया है। समाज में आदमी को आदमी के प्रति सहानुभूति नहीं है, वह सिर्फ अपने वर्गगत स्वार्थ पर ही ध्यान नहीं देता है। एक अभावपूर्ण जीवन के कारण गरीब बच्चे की मौत हो गई। यदि लोगों ने उसकी मदद की होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी तथा उसे समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाया जा सकता था।
हमारी एक छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है, उसके भविष्य को बना सकती है। इसीलिए हमें एक अच्छा इंसान बनकर परोपकारी होना चाहिए। यही संदेश देने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। लेखक व उसके मित्र ने नैनीताल में क्या देखा? तो प्रस्तुत कहानी अपना अपना भाग्य में लेखक व उसका मित्र नैनीताल घूमने गए हुए थे। वहां पर संध्या के समय वे पार्क की एक बेंच पर बैठे हुए थे। बर्फ गिर रही थी। रुई के रेशों के जैसे से भाप वाले बादल ऊपर उड़ रहे थे। तभी लेखक ने सफ घने कोहरे की सफेदी में एक काली सी मूर्ति को अपनी तरफ आते हुए देखा। काली सी सूरत, लंबे बिखरे बालों वाला वह एक गरीब लड़का था। अगला सवाल, बालक की सूनी आंखों से लेखक का क्या तात्पर्य है? बालक की सूनी आंखों से लेखक का तात्पर्य है कि वह लड़का अत्यंत गरीब है। वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। ठंड के कारण वह ठिठुर रहा है। भोजन, वस्त्र व आवास की सुविधा उसके पास नहीं है। उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। वह दुनिया में निस्सहाय है। अतः वह लावारिस बच्चे की तरह भूखमरी से का शिकार होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है, मर जाता है। वर्कबुक के सवाल भी हम लोग देखेंगे। मेघ आए में हमने वर्कबुक के सवाल नहीं दिए थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ वर्कबुक के सवालों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपको और इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। तो नैनीताल की संध्या की विशेषताएं बतानी है। नैनीताल को संध्या समय में रुई के रेशे से भाप के बादल बेरोक घूम रहे हैं, यानी उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग भर कभी वे नीले दिखते हैं, कभी सफेद और फिर जरा सा लाल पड़ जाते हैं, जैसे वे लेखक के साथ खेलना चाह रहे हों। लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा था? वह वहां बैठा बोर क्यों हो रहा था और क्यों कुड़ रहा था? तो लेखक और उसका मित्र नैनीताल की एक सड़क के किनारे बेंच पर बैठे हुए थे। वह दिन भर बिना उद्देश्य के घूमने के बाद थक चुके थे और रात होने वाली थी। 15 मिनट से बैठने के बाद भी वे मित्र वहां से उठने का कोई इरादा नहीं कर रहे थे। जब लेखक ने उठना चाहा तो उनके मित्र ने हाथ पकड़कर जरा बैठने को कहकर फिर से बैठा लिया। लेखक के लिए जरा बैठना भी जरा न था। वह चुपचाप बैठने के कारण और बोर हो रहा था, कुढ़ भी रहा था। अगला सवाल, लेखक के मित्र को अचानक क्या दिखाई पड़ा, उसका परिचय दीजिए। लेखक को कुहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से काली सी मूर्ति अपनी ओर आती दिखाई दी। 3 गज की दूरी से एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। वह नंगे पैर, नंगे सिर तथा एक मैली सी कमीज पहने हुए था। उसके पैर न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था, इसका कोई पता ठिकाना नहीं था। जरा सी उम्र में उसकी मौत से पहचान हो गई थी। अब इस बात को स्पष्ट करना है। तो वह 10-12 वर्षीय लड़का और उसका साथी जो काम की तलाश में 15 कोस दूर गांव से भाग गए थे, अपने मालिक के द्वारा मारे जाने के कारण जरा सी उम्र में उसकी पहचान मौत से हो गई। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग देखें। सवाल कहता है कि किस प्रश्न को सुनकर बालक मुंह खड़ा था, उसकी आंखों ने क्या कह दिया? तो उत्तर आप देखिए। अनेक प्रश्नों के उत्तर देने के बाद जब लेखक के मित्र ने उस बालक से उसके रात में सोने का स्थान और उन्हीं कपड़ों में सोने के विषय में पूछा तो बालक मुंह ही खड़ा रह गया। उसकी आंखें मानो बोलती थीं। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। 2 वक्त खाना नहीं और ये लोग कपड़े के लिए पूछ रहे हैं, रहने का ठिकाना पूछ रहे हैं।
अपने परिवार के बारे में बालक ने क्या बताया? लड़के ने बताया। अब यहाँ ध्यान ध्यान दीजिए, अपने परिवार के बारे में लड़के ने बताया, यहाँ जोड़ दीजिएगा। अपने परिवार के बारे में लड़के ने बताया कि माँ बाप अभी जीवित हैं, 15 कोस दूर गांव है, वहाँ पर रहते हैं। उसके कई भाई बहन हैं, गांव में कोई काम नहीं है, रोटी भी नहीं मिलती है खाने को, बाप भूखा रहता है, माता भी भूखी रहती है, इसलिए वहाँ से भाग आया था काम के जुगाड़ में कि कहीं कोई काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा। लेखक को बालक की बात को सुनकर अचरज हुआ। लेखक को लड़के की यह बात सुनकर अचरज हुआ कि जब उसने कहा कि उसका एक साथी भी था जो मर गया, जरा सी उम्र में उसकी मौत से पहचान हो गई। यह बात सुनकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगला सवाल, लेखक और उसका मित्र बालक को कहाँ ले गए और क्यों? वकील साहब का पहाड़ी बालकों के साथ के संबंध में क्या मत था? तो लेखक और उसका मित्र बालक को लेकर अपने एक मित्र वकील के होटल पहुंचे, क्योंकि वकील को नौकर की आवश्यकता थी। लेखक का मित्र चाहता था कि उसका वकील दोस्त इस लड़के को नौकर के रूप में रख ले। वकील साहब ने उस लड़के को नौकर के रूप में नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छुपे होते हैं। यदि किसी ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए तो क्या जाने वह अगले ही दिन क्या लेकर चंपत हो जाए, यानी भाग जाए। ये उत्तर हो गया आपका। अब अगला एक्सट्रैक्ट आपके सामने है। भयानक शीत है, उसके पास कम, बहुत कम, यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुना दी। अब लेखक के मित्र को लगता है कि यार ऐसा नहीं भाई, बड़े उसके पास कपड़ा है नहीं, कितनी ठंड है, कहाँ रहेगा। अब वो कहते यार संसार है, कोई कम में जीता है, कोई ज़्यादा, जिस किसी के पास साधन है, किस किस को देखते फिरोगे, ऐसे समझा देते हैं। एक माने दर्शन है लोगों का, फिलॉसफी में दर्शन है, समझाते हैं कि दुनिया है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, किस किस के बारे में सोचे, हमें अपना सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना सोचना होता है। अब इससे सवाल बनेंगे, लेखक के मित्र की उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि पहाड़ी बालक की सहायता क्यों नहीं कर सका। उस पहाड़ी बालक को वकील दोस्त जिन्हें नौकर की जरूरत थी, उनके उसे पास नौकर रखवाना चाहता था, उनके पास, उसे पास नहीं, उनके पास लिखना, नौकर रखवाना चाहता था। खाने की को रोटी भी मिल जाती और रहने की जगह भी। लेकिन उनके मित्र वकील को पहाड़ी लड़कों में के बारे में अलग ही राय थी। वह उन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे। उनका मानना था कि पहाड़ी लोग बच्चे बड़े शैतान होते हैं, इसलिए उन्होंने उसे नौकरी पर नहीं रखा। लड़के की सहायता न कर पाने के कारण लेखक का मित्र बड़ा उदास था। अगला सवाल, यह संसार है यार वाक्य आजकल के मनुष्यों की किस प्रवृत्ति का द्योतक है? द्योतक माने बताने वाला है। तो यह संसार है यार, यह वाक्य कि आज के लोगों में दया और मानवता की भावना शून्य होती जा रही है। यह समाज कितना स्वार्थी, निष्ठुर और संवेदनहीन है। दूसरों की मदद न कर यह कहना कि वो उसका भाग्य है, अपनी जिम्मेदारी से बचना, यही इस वाक्य का आशय है और अमीर लोगों की हृदयहीनता का प्रतीक है। उसको दिखाता है कि अमीर लोग कितने हृदयहीन होते हैं। अगला सवाल है, अपना अपना भाग्य कहानी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो अपना अपना भाग्य कहानी में लेखक ने यह व्यंग्य किया है कि आज का मनुष्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। वह स्वयं संचय करने में व्यस्त है, व्यक्त नहीं है, व्यस्त लिखना, क्या लिखना है, व्यस्त है। दोनों बालकों की मृत्यु को समाज उनका भाग्य मानता है, लेकिन समाज यह मानने को तैयार नहीं है कि दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु नहीं लिखी थी, बल्कि एक बालक साहब की मार से मारा जाता है तो दूसरा समाज की निष्ठुरता से। किसी जरूरतमंद की मदद न करके यह कह देना कि उसके भाग्य में यही लिखा था, यह बात पूर्णतः गलत है, क्योंकि हम भाग्य से नहीं, भाग्य हमसे है। हम चाहें तो भाग्य भी बदल सकते हैं, लेकिन हम किसी की मदद न करके ये मान लेते हैं कि ये उसका भाग्य है, उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। तुम चाहो अगर किसी के लिए कुछ करना तो क्यों नहीं उसका भाग्य बदल सकता है। अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए।
प्रस्तुत कहानी अपना अपना भाग्य उस वर्ग पर केंद्रित है जो अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने पर मजबूर है। 10 वर्ष का एक बालक जो भूख से पीड़ित होकर अपने एक साथी के साथ घर से भागता है और समाज की विषमता का शिकार हो जाता है, अंत में मारा जाता है। दोनों की मृत्यु समाज उनका भाग्य मानता है, लेकिन समाज यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं कि दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु बिल्कुल भी नहीं लिखी थी, बल्कि एक बालक साहब की मार से मारा था, दूसरा समाज की निष्ठुरता के कारण। समाज के अमीर और बुद्धिजीवी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते। गरीब के भाग्य को दोषी ठहराकर उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़ करके अपने कर्तव्य का पूरा होना मान लेते हैं, अपने सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। साधन संपन्न वर्ग के मन में निम्न वर्ग के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, अतः अपना अपना भाग्य शीर्षक प्रयोग लेखक ने व्यंग्य के रूप में किया है, जो कि कथा के अनुसार एकदम सार्थक लगता है। तो शीर्षक के सार्थक प्रकाश हमने पहले भी डाला था और लास्ट में भी हमने इस बात को रख दिया है। ध्यान रखना, हो सकता है सवाल ऐसा पूछा जा सके, और नहीं भी पूछा जाएगा तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनसे सवाल जरूर कोई ना कोई पूछा जाएगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और कोशिश ये करिए कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है कि आपने मेहनत की है, तो आप एक लाइक तो इसको कर ही सकते हैं। अपने साथियों को भेजिए। जब आप शेयर करेंगे तो दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, दूसरों को भी चीज़ें समझ में आएंगी। जितने भी बच्चे ICSE बोर्ड के हैं उन सभी को ये वीडियो ज़रूर भेज दें, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। हालांकि कहीं ना कहीं से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आप ये वीडियो भेज देंगे तो मैं मानता हूँ, मैंने कोशिश की है ना कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ करके रखे जाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करूंगा कि और भी अगर प्रश्न मिलेंगे तो चैप्टर के नाम के साथ उनको एक डिटेल में, माने कि एक साथ जितने भी क्वेश्चन आएंगे अलग अलग चैप्टर के हैं, ऐसा करके हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे और क्वेश्चन ढूंढ करके, है ना, कि और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं लगातार बच्चों से बात करता रहता हूँ, टीचर्स से बात करता रहता हूँ, देखता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस और अधिक बन सकते हैं, है ना। फिलहाल तो मैंने कोशिश की है कि परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन को इसमें समाहित किया जा सके, सारे प्रश्नों को समाहित किया जा सके। अगर कुछ छूटा होगा तो मैं आगे और कोशिश करूंगा, और आप लोगों को अगर लगता है कि ऐसा भी इस प्रश्न का भी उत्तर होना चाहिए था तो वो भी हमें कमेंट जरूर कर दें, है ना। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पढ़ते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।